क्लास 11 फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, इसका अन्य साइंस से क्या रिलेशन है, सरस्ट एरियाज क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। नेचर में फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि थ्रस्ट एरिया में दो तरह के होते हैं, एक यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे थ्योरी को, बहुत सारे प्रिंसिपल को एक थ्योरी या एक प्रिंसिपल से बहुत ना समझा जा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम को एक प्रिंसिपल से या एक थ्योरी से समझा जाए या समझाया जाए, उसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। तो हमारे नेचर में उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेस आप लोग पढ़े होंगे। आज तक आप लोग बहुत सारे फोर्सेस पढ़े होंगे। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन आज आपको फंडामेंटल फोर्स क्या है, इन्हीं चार फोर्सेस से बाकी सारे फोर्सेस का क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में फंडामेंटल फोर्स कौन कौन है? तो नेचर में चार ही मेन फंडामेंटल फोर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में केवल 4 तरह के फोर्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स होते हैं विच गवर्न माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप। फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े लेवल पर, बड़े, जैसे प्लेनेट है, अर्थ और प्लेनेट के बीच। ठीक है, प्लेनेट और स्टार जो भी है, ठीक है, हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के बीच स्टडी करते हैं, वो बड़े माइक्रोस्कोपिक, बड़े स्तर का, बड़े शेप वाले हो गए। और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उन सारे पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है, उन फोर्सेस का भी ना सारा, मतलब दोनों तरह के फोर्सेस को हम पढ़ सकते हैं। दोनों टाइप के जो भी वर्ड है, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, दोनों तरह के फिजिकल वर्ड में यही 4 तरह के फोर्स मिलेंगे। ये 4 तरह के फोर्स मिलेंगे। वो 4 फोर्स कौन कौन है? एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं लोग, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बारी बारी से चारों का हम डिफिनीशन लिखाएंगे, चारों का फीचर दिखाएंगे और चारों को बताएंगे कौन कहाँ काम करता है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अभी समझ में न आए, 11th क्लास में भी न समझ में आए। ठीक है, उससे मतलब होपलेस नहीं होना है। ठीक है, होपलेस नहीं होना है। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। इस समय जितना समझ में आएगा, मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में न आए 11th में, ठीक ना, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। नोट करिए इसको। चार तरह के जो फोर्सेस थे, ये शुरू के ऊपर के दो जो होता है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बड़े लेवल पर जो दिखाई दे सकते हैं। नीचे वाले जो दो हैं वो माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के बीच ये काम करते हैं फोर्स। ठीक है, वो दिखाई नहीं देते हैं नेक्ड आई से। तो पहला हम हेडिंग डालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग परिचित होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी को एक फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मान लीजिए दो बॉडी है, इसका मास m1 है, यहाँ बनाता हूँ। दो बॉडी है, का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, तो दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स को ये क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
दोनों को जब हम मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन जब हम हटाएंगे, इक्वल साइन लाएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट आता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको 9th क्लास में पढ़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इनवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी को, ठीक है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इन चारों जो फंडामेंटल फोर्स पढ़े हैं, नीचे लिखा हुआ है, चारों में सबसे वीक फोर्स होता है। याद रखिएगा, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रांग फोर्स इन चारों में सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। वीक सबसे कम, वीक कौन है, सबसे स्ट्रांग कौन है, कम से कम ये दो तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एज ए जीके। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया होगा। चलिए इसका मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनीशन हो गया, इन इनवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स। इनवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उन दो बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि दो बॉडी है, एक बॉडी m1 है, जिसके फर्स्ट बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसकी मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, लेट टू बॉडी having mass m1 and m2 lie at r distance, then इस फोर्स क्या कहता है, दोनों के प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के स्क्वायर का डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, m1 m2 के बीच का जो डिस्टेंस है r के स्क्वायर का इनवर्सली 1/r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नोट करिए, मैं मिटा देता हूँ। नोट हो गया। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर बनेगा। प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इक्वल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट 9 क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स, ये जो फोर्स होता है नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है,
इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे कम वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। ओके, नोट करना, नोट करिए। तो मैं इसको लिखवाता हूँ, इसका फीचर्स। नोट हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स का या नेचर का सबसे कमजोर, सबसे वीकेस्ट, सबसे वीक फोर्स है। चारों फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स यही होता है। अब इसका लिखते हैं फीचर्स। फीचर्स लिखते हैं। ये जो होता है, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। पहले ही इसका फीचर लिखता है, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सेकेंड इसका लिख देते हैं, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r²। r जो है इनके बीच का, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस होता है। ओके, यानी कि r जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। यानी कि r ज़्यादा होने के बाद दोनों बॉडी दूर दूर होंगे। जब दोनों बॉडी दूर दूर होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होने लगेगा। दोनों बॉडी जितना ही पास आने लगेंगे उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होने लगेगा। इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के फीचर्स हैं, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का सबसे कमजोर फोर्स होता है। इट इज फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दीज फोर्सेज आर नेवर रिपल्सिव। ये जो होता है हमेशा हर बॉडी दूसरे, मतलब इसमें हर दो बॉडी जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी रिपेल नहीं करते हैं। यानी कि दूर उसको नहीं भेजते हैं, हमेशा अपनी तरफ खींचे रहते हैं, बांध कर रखे रहते हैं। ठीक है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स नहीं होता इसमें। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम बिटवीन टू बॉडी। दो बॉडी हैं, मान लीजिए दो बॉडी हैं, M1 M2 के। M1 यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ बना दे रहा हूँ। दो बॉडी है, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है। दोनों r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स जितना है उतना ही रहेगा। चाहे इसके बीच में कोई और बॉडी रख दो, कोई भी मीडियम रख दोगे, ठीक ना, कोई भी मीडियम इन दोनों बॉडी के बीच में आ जाएगा, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं बदलता है। वो नहीं बदलता है, जितना शुरू में था, जब मीडियम नहीं था जितना था, मीडियम आने पर भी उतना ही रहेगा। मतलब कि दो बॉडी हैं, इनके बीच कोई भी मीडियम रख देंगे, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, जितना था उतना ही रहेगा। दे ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस। यानी कि यह बहुत दूर, मतलब बहुत दूरी तक ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं। अर्थ और सन के बीच कितना दूरी है, इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमता रहता है और अर्थ अपने ऑर्बिट को छोड़कर कहीं जा नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन इसका कंडीशन है, बहुत दूरी पर ये गवर्न हो रहा है, बहुत दूरी पर ऑपरेट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों बॉडी जो होंगे काफ़ी मासी होंगे, है ना। स्पेशली ना व्हेन द बॉडीज आर मासी, यानी बहुत भारी होंगे तभी लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उसी के एलांग इसको अपने तरफ खींचेगा, इसको ये अपने तरफ खींचेगा। दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन, सेंटर फोर्स इसलिए बोला गया, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी के एलांग ये फोर्स एक्ट होता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। यह एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स अभी नहीं समझ में आएगा, वर्क एनर्जी जब पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा।
फिर से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए डस्टर है, डस्टर नीचे आ गया, क्यों आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यहाँ से हम इसको छोड़ दिए, नीचे आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे अर्थ के ग्रेविटेशन ने अपने तरफ खींच लिया। ठीक है, यहाँ पर हम वर्क नहीं किए, वर्क कर लिया और खुद कर लिया। लेकिन जब इसको हम नीचे से उठा के ऊपर लाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा। तो मान लीजिए ये अर्थ है, कंजर्वेटिव फोर्स समझना है। मान लीजिए अर्थ है, इसको आप यहाँ ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ से फिर से यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाना है तो यहाँ जो वर्क करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से यहाँ जो वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जो वर्क करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से यहाँ जो वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क उतना ही होगा जितना तुम यहाँ से सीधे यहाँ तक ले जाओ। नहीं समझ में आया? तुम यहाँ से यहाँ गए, वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा। सारे वर्क को ऐड करोगे तो वह वर्क उतना ही होगा जितना तुम सीधे यहाँ से यहाँ रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे सीधे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से वहाँ तक उठाने में जितना वर्क होगा उतना ही वर्क यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, फिर से 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 यहाँ ले आओ, तभी उतना ही वर्क होगा। मतलब इसी ने इसको कहा था कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, इसको लाना है यहाँ पर, यह एक पॉइंट है। ठीक है, छत है, रूफ है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की रूफ है, इस पर लाना है। इस बाल को या पत्थर को, 10 किलो का पत्थर है या बाल है, इसको लाना है। या तो तुम मान लीजिए यहीं पर है, ये उठा के यहाँ रख दो, उठा के यहाँ रख दोगे, जो वर्क करना पड़ेगा W, वह वर्क उतना ही होगा जितना कि तुम यहाँ लाने के लिए तुम यहाँ जाओ, इतना ऊपर जाओ, फिर से इधर जाओ, फिर से नीचे आओ, फिर से इधर आओ, फिर से नीचे आओ, कितना भी दूरी डिस्टेंस करके यहाँ जब लाओगे तो उसको यहाँ लाने में भी उतना ही वर्क होगा। नहीं समझ में आया? यानी एक पॉइंट से यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में जितना वर्क किए हम शॉर्टकट में, काफ़ी घुमा फिरा के लाओगे तभी उतना ही वर्क होगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अभी आगे हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी और वर्क एनर्जी में। लास्ट है द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटॉन। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या पूछता है कि फील्ड पार्टिकल का नाम बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स के फील्ड पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो होता है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऐसा कहा जाता है कि दोनों बॉडी के म्यूचुअल एक्सचेंजिंग से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो आप याद रखना है एक ग्रेविटॉन, फील्ड पार्टिकल का नाम क्या है? ग्रेविटॉन, याद रखना है। यह सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का। अब पहला हो गया, अब सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रो, सेकेंड फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख दिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब दो चार्ज है Q1 एक है Q2, एक दूसरे से R डिस्टेंस पर लाई है, तो इनके बीच ये चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज दो तरह के होते हैं नेचर में, या तो पॉजिटिव होते हैं दोनों, या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, या हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों निगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। यदि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। दोनों निगेटिव होंगे तभी रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि इनके बीच भी फोर्स, दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर लाई हो, ठीक है, तो उनके बीच भी फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स भी कहते हैं इसको, कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट किया जाता है। यह फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? केवल अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा? वो अपनी तरफ अट्रैक्ट मतलब खींच भी सकता है, अपने से दूर भी हटा सकता है, यानी कि अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि जब दो चार्ज ठीक ना किसी डिस्टेंस पर लाई हैं तो उनके बीच एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम वर्क फोर्स अप्लाई होता है।
इसी फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। when two charge lie at a distance then the attractive or repulsive force act on them। दोनों चार्ज पर या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करता है, ठीक ना। एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपल करेगा। अब इसमें है दिस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of these two charges and inversely proportional to square of distance between them। इस समझिए, मान लीजिए दो चार्ज, एक है Q1, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, R। दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, R, ठीक है। तो दो चार्ज किस डिस्टेंस पर लाई हो, यहाँ ही लिखा कि व्हेन टू चार्ज लाई एट अ डिस्टेंस, ठीक है, देन द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन देम, है ना। एक्ट बिटवीन देम भी लिख सकते हैं, एक्ट बिटवीन देम, उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करता है। यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन होगा, दूर जाएंगे। दोनों निगेटिव होंगे तब भी रिपल्सन होगा, दूर जाएंगे। यदि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा और एक दूसरे का पास आएंगे, अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करता है। वो जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके बीच के जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ लिखते हैं लेट 2 पॉइंट चार्ज, जो ये लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस, लेट 2 पॉइंट चार्जेस lie at r distance पर लाई है ना, देन इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्स फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि कूलॉम से ही फोर्स को सबसे पहले कैलकुलेट करके बताया था। lie at r distance, then the electrostatic force between, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह प्रोपोर्शनल किसका होगा,
प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। नोट करिए। दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, दोनों कंबाइन करेंगे तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हो जाएगा। ये Q जो प्रोपोर्शनल की साइन जो है, प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल लाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, Q1 Q2/r²। नोट कर लियोगे। इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, विच इज एंड K की जो वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस K की वैल्यू हम रख देते हैं 9×10⁹ Q1 Q2/r²। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि दोनों चार्ज किसी ऐसे मीडियम में रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए, अभी 11th है, आपको इतना ही जरूरी, इससे ज़्यादा बताने पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसके भी फीचर हम पढ़ेंगे अभी। ये भी क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका भी जो डायरेक्शन होता है, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसी लाइन के अलॉन्ग होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी उसी के अलॉन्ग था, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोला गया। इसको भी सेंट्रल फोर्स कहते हैं क्योंकि ये भी दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग ये एक्ट करता है। ठीक है, इसी लाइन के अलॉन्ग या तो इधर काम करेगा, इधर, नहीं तो ये इधर। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ये भी क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी, इसका भी लॉन्ग एरिया होता है, रेंज ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें दो बॉडी के बीच कोई मीडियम रख देने पर उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन इसमें पड़ता है। ये क्या करेगा ना, ये दोनों के बीच कोई मीडियम रख देंगे तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम होने लगेगा। ये जो होता है सबसे कम, एक K की जो वैल्यू है या एयर के लिए है, या किसके लिए है, एयर या फ्री स्पेस के लिए है, ये मैक्सिमम फोर्स ही होगा। अब कोई मीडियम इसमें आ जाएगा तो ये वैल्यू जो होगी और कम होने लगेगी। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है यह एयर के लिए है, इन एयर, यह एयर में वैल्यू है। चलिए मिटाते हैं, इसको। नोट हो गया। अब लिखते हैं फीचर्स, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स में लिखेंगे कि यह भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्सेस आर मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव है। रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, लाइक चार्ज होते हैं, यानी कि दोनों प्लस प्लस रहेंगे या दोनों माइनस माइनस रहेंगे तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे। और लाइक चार्ज जो होते हैं क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
सेकेंड है दीज फोर्सेज आर गवर्न बाई, इस फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ से जो F इक्वल फोर्स कैलकुलेशन किए थे ना, F इक्वल 9 × 10⁹ 9 Q1 × R², जो फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, या कूलम्ब्स ही सबसे पहले बताया था। ठीक है, इस फोर्स को कूलम्ब्स फोर्स भी कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। इसको हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट फॉलो द, ये भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, ठीक है, आर 10⁻36 टाइम, है ना, एंड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Electrostatic force between two protons 10⁻36 times, and between two electrons 10⁻42 times stronger than gravitational force। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बता रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। इनके बीच यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रॉन के बीच 10⁻42 टाइम्स स्ट्रांगर होता है, और दोनों यदि प्रोटॉन है तो 10⁻36 टाइम स्ट्रांगर होता है। कंडीशन है कि दोनों जब दोनों फोर्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस पर रखेंगे। मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डिस्टेंस पर रखते हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, और दोनों प्रोटॉन उतना ही डिस्टेंस पर उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो ये पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 36 टाइम, प्रोटॉन दोनों है, यदि दोनों पार्टिकल प्रोटॉन है तो 36 टाइम स्ट्रांगर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो 42 टाइम स्ट्रांगर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट पिक्चर, नंबर है आपका चौथे पर 5वां। अगला पिक्चर है दे आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम लोग पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। दोनों मास के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के एलॉन्ग ये फोर्स लगता है। इस तरह से दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के एलॉन्ग ये फोर्स काम करता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। और इट इज आल्सो, ये भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फील्ड पार्टिकल का नाम क्या है, फोटॉन है। ग्रेविटेशनल फोर्स के फील्ड पार्टिकल का नाम क्या था, ग्रेविटॉन था। नोट करिए। तो अभी थर्ड फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये फोर्स कहाँ काम करता है पहले देखते हैं। हम ये जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हो, एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि दूर हटते हैं। दो निगेटिव चार्ज हो, यानी कि भी लाइक चार्ज है, तभी क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो क्लियर है। हम भी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि कोई भी मैटर जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, और एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसमें न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज। ये तो इस न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस से बाहर है, इसकी बात हो रही है। अब आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के पास जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो ये न्यूट्रॉन जो होता है,
न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है। ओके, यानी कि एन के न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। आप ये भी जानते हैं कि जो पॉजिटिव है, मान लीजिए न्यूक्लियस में एक नहीं, एक ही प्रोटॉन थोड़ी रहता है, बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं। जब कई प्रोटॉन रहते हैं तो बहुत सारे प्रोटॉन इसमें हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसमें प्रोटॉन है, कई ठो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन भी है, इसी में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। ओके, तो जब बहुत सारे प्रोटॉन हैं, सारे प्रोटॉन, अब ये भी जानते हैं इसका जो न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर की होती है। न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1 मीटर को 1 पर 15 जीरो बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 जीरो बनाइएगा, उतना से डिवाइड करेंगे, इतनी छोटी क्वांटिटी आएगी जो हमें नेक्स्ट आई से दिखाई नहीं देगी। ओके, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज की ये न्यूक्लियस की साइज होती है। उस साइज में प्रोटॉन होते हैं। जब उस साइज में प्रोटॉन होते हैं तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल कर देना चाहिए, इसको रिपेल कर देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और निगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, लेकिन क्या ये इस न्यूक्लियस से निकल पाते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियस से बाहर निकल पाते हैं, न्यूक्लियस से बाहर निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। क्या इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा था, लेकिन उससे भी मजबूत एक और फोर्स है जो ये दोनों प्रोटॉन बाहर निकलना चाह रहे हैं, बाहर जाना, रिपेल कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अधिक एक फोर्स है, अधिक स्ट्रांग फोर्स है जो इसको दबाए हुए रखा है। ठीक है, इसको बाइंड करके रखा हुआ है, इस न्यूक्लियस का किया है, बांध कर रखा हुआ है उसको बाहर, उस प्रोटॉन को बाहर जाने नहीं दे रहा है, उस प्रोटॉन को बाहर जाने नहीं दे रहा है। ओके, उसी फोर्स को कहते हैं हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। फिर समझिए, न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। बहुत सारे न्यूक्लियस का साइज में इसका व्यू में यहाँ बनाया हूँ। इस न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये प्रोटॉन जब सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें रिपल्सन होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, तो ये रिपल करके इसका होना चाहिए, इसको न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए। जब एक दूसरे को रिपल कर रहा है, एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, ठीक है, यदि ये बंधा हुआ नहीं रहता, यहाँ पर प्रोटॉन रहता है, यहाँ पर प्रोटॉन आता, तो ये दूर हटते, लेकिन इसको बांध कर भी रखा हुआ है, कोई एक ऐसा फोर्स है जो इसको बांध के रखा हुआ है, इसको बाइंड करके रखा हुआ न्यूक्लियस को, इसको इसमें प्रोटॉन को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। उसी बाइंड करने वाले फोर्स को कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन न्यूक्लियस में ये हो रहा है, ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे लेवल पर 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पर ये काम करेगा। ठीक है, इतने रेंज पर ये काम करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना स्ट्रांग होता है, 100 गुना, 100 टाइम स्ट्रांगर होता है न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इसी न्यूक्लियर फोर्स से एटम बम जो भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत सारे एनर्जी निकलती है। ठीक है, उसके बारे में नहीं जिक्र करना, हमको इसमें जानना है कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वह फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर उसके पार्टिकल को बाइंड करके रखता है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। इसमें होता यह है कि आपस में क्या होते हैं, लगातार प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते रहते हैं, और एक और पार्टिकल बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेसान। क्या बोलते हैं, मेसान, पाई मेसान, पॉजिटिव पाई मेसान और निगेटिव पाई मेसान, 2 तरह के मेसान बनते हैं। हो सकता है आपको ये बाउंस कर रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आप केवल इसका डिफिनीशन जानिए, इसके फीचर जानिए, या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में जानिए, बाकी सब आपको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, आगे सब आपको मिल जाएगा समझने के लिए। चलिए इसको नोट करना, नोट करिए, मैं इसको डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ। इसका डिफिनीशन देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, द फोर्सेज दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखता है, कहाँ, इन ए न्यूक्लियस एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके जो फोर्स रखता है उसी को कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है,
ये जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। यन फोर्स बिटवीन यन और यन के बीच भी फोर्स काम करता है, पी और पी के बीच फोर्स काम करता है, और नाइट्रोजन दोनों हो सकता है। ये फोर्स 2 न्यूट्रॉन के बीच काम करता हो, 2 प्रोटॉन के बीच काम करता हो, 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन के बीच भी काम कर सकता है। ठीक है, नोट करिए। तब इसका मैं फीचर लिखवा दूँ। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांगेस्ट फोर्स, सबसे मजबूत फोर्स होता है नेचर में। नेचर में जो 4 तरह का फोर्स बताया गया उसमें सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इट हैव ए शार्टेस्ट, इसका जो न्यूक्लियर फोर्स जो काम करता है वो 10⁻⁴ मीटर के डिस्टेंस तक ही काम करता है, और ये एक तरह का होता है रिपल्सिव फोर्स होता है। लेकिन जब हम 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस पर जाते हैं तो क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन 0.8 फर्मी से नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, ये रिपल्सिव भी हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो फोर्स होता है इसका रेंज बहुत कम होता है, बहुत कम डिस्टेंस पे काम करता है, और डिस्टेंस को बोलेंगे 10⁻⁻15 मीटर तक, या विद इन 10⁻⁻14 मीटर, या विद इन 10⁻⁻15 मीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसको कम्बाइनली हम न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। उनके चार्ज पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट ओबे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स भी नहीं होता है, लेकिन वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स भी था, और यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो कर रहा था, लेकिन ये दोनों लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसका छठा और इम्पोर्टेंट है, छठा और पहला इम्पोर्टेंट है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। और छठा ये है कि द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो फील्ड पार्टिकल है उसका नाम है पाई मेसॉन। क्या नाम है, पाई मेसॉन। ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड पार्टिकल क्या था, ग्रेविटॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या था, फोटॉन। इसका क्या हो गया, पाई मेसॉन, पाई मेसॉन। ठीक है, ये नोट करिए, पाई मेसॉन के फील्ड पार्टिकल हैं। चौथा और लास्ट फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली, ये तभी अपीयर होता है ना, बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल इन्वॉल्व इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जब रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी होता है मतलब कुछ ऐसे, एटॉमिक वेट 82 से ऊपर की जो एलिमेंट जो एटम्स होते हैं वो उनका न्यूक्लियस अपने आप टूटता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज अपने आप निकलते रहते हैं। ठीक है, अपने आप एक रेडिएशन होता रहता है, उसी को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उस समय ये फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स दिखता है। ठीक ना, लाइक जब बीटा डीके होता है, जब बीटा पार्टिकल्स से निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा ये सब निकलते रहते हैं, जब बीटा निकलता है, ठीक ना, आप न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस से बीटा निकलता है, ठीक है, इन बीटा डीके जब बीटा निकलता है तो न्यूक्लियस से क्या, न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एंड एन अनचार्ज, एक होता है अनचार्ज पार्टिकल जिसको कहते हैं हम एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है जब बीटा डीका होता है। और जब बीटा डीके होता है मतलब यह रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस होता है, रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस होती है जिसमें अल्फा बीटा गामा रे निकलते हैं। जब बीटा निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, उस समय ये फोर्स दिखते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स उस समय ये दिखते हैं। आइए इसके थोड़ा फीचर देख लेते हैं, तब हम चारों तरह के फोर्सेस का कंपेरिजन कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कुछ फीचर देख लेते हैं। ये जो होता है 10⁻25 टाइम्स स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट ऑपरेट ओनली थ्रू ए रेंज ऑफ न्यूक्लियस साइज, यानी कि न्यूक्लियस साइज के रेंज में 10⁻⁻15 साइज के अंदर ही ये फोर्स काम करेगा। 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में काम करेगा। इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है ना, वो फील्ड पार्टिकल 2 एलिमेंट्री चार्ज के बीच जो फोर्स लगाता है उसका फील्ड पार्टिकल का नाम है वेक्टर बोसॉन, BOSON बोसॉन। या डब्लू प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का होता है, और एक जेड होता है, 2 तरह का होता है। एक जेड होता है, जेड पर कोई चार्ज नहीं होता है, जेड पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है,
वेक्टर बोसॉन एक होता है W प्लस माइनस और एक होता है Z बोसॉन ऊपर जीरो पार्टिकल, जीरो चार्ज। ठीक है, ये नोट करिए। कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस का जो कंपैरिजन है उसको लिखा गया है। पहला लिखा गया है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल Fg इज टू फोर्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स Fw, और तीसरा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और है चौथा है फोर्स ऑफ Fs का मतलब फोर्स ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक माने, वन माने, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 हो जाता है, 10⁻25 हो जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो 10⁻36 टाइम स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम स्ट्रांगर होता है, 38 टाइम स्ट्रांगर होता है। फिर देख लेते हैं। Fg, Fw, Fe और Fs। Fg जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fw जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स है, Fe जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और Fs जो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। यदि Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को एक माने तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रांगर होता है। और Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम स्ट्रांगर होता है। और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम स्ट्रांगर होता है। ओके।